मेरा नाम पूजा है, मैं डिलेकपुरा गाँव में रहती हूँ। मेरे पापा का नाम श्री पुत्तीलाल और मेरी माता का नाम श्रीमती सुनीला देवी है। गरीब थे, हम ये नहीं सोचते थे कि हमारी बिटिया 12वीं की जाएगी। हमारा ये अपना घर है, कुछ ऐसा बन जाए जिससे हम लोग इस तरह की परिस्थितियों को झेल रहे हैं कि आगे चलकर हमारे छोटे भाई हैं, बहन हैं, उन लोगों को झेलना ना पड़े। हर एक परिस्थितियों को झेलकर हमारे मम्मी-पापा बोल रहे हैं, "बेटा पढ़ लो, तुम पढ़ोगी नहीं, आज ही हम मजबूरी झेल रहे हैं, तुम लोगों को आगे ना झेलना पड़े।" हम लोग सिर्फ 2 दिन खाना नहीं खाते, 3 दिन खाना नहीं खाते हैं, लेकिन पढ़ाई के ऊपर तीसरी बात तो है कि सरकार की मदद से हम लोग इस स्थिति में आए हैं। भारत की 60 से 65% आबादी लगभग जो है वो कृषि पर आधारित है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। और थ्रेशर मशीन जो है खेतों में दिखना आम बात है। लेकिन क्या एक ऐसी मशीन को लेकर के कोई ऐसा इनोवेशन हो सकता है, कोई ऐसा आविष्कार हो सकता है जो आपको आपके राज्य में नंबर 1 इनोवेटर के तौर पे स्थापित करे? आपके देश में आपको टॉप इनोवेटर्स में लाए और आपको दूर देश जापान तक की यात्रा करा दे। जी हाँ, ऐसा हुआ है और ऐसी ही खबर आज लेकर आया हूँ आपके सामने मैं। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। इस वक्त मैं बाराबंकी के डलईपुरा गांव में उपलब्ध हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं पूजा। नमस्ते पूजा। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे दर्शकों को और बताइए कि आपका ये क्या आविष्कार है जो आपको इतनी दूर तक पहुंचा दिया? सर, मेरा नाम पूजा है, मैं डिलेकपुरा गाँव में रहती हूँ। मेरे पापा का नाम श्री पुत्तीलाल और मेरी माता का नाम श्रीमती सुनीला देवी है। सर, मैंने भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया है। जैसे कि आप देखते हैं गाँव में गेहूँ की कटाई होती है, तो जो भूसे के साथ धूल निकलती है, वो धूल हमारे वातावरण को और हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुँचाती है। उसी धूल को हमने रोकने के लिए ये मॉडल बनाकर भूसा धूल पृथक्करण यंत्र तैयार किया है। सर, हम और हमारे गाँव की एक लड़की मतलब ग बच्चे कहीं जाते थे, सब लोग पहले चले गए और एक लड़की लेट हो गई थी, हम भी लेट थे, तो वो साइकिल से जा रही थी। तो वो बोली कि पूजा चलना है? तो हम कहे हाँ चलो, साइकिल हम भी ज़्यादा नहीं चला पाते थे, ना वो ज़्यादा चला पाती थी। फिर हम साइकिल चला रहे थे, वो लड़की बैठी थी। दोनों लोग स्कूल जा रहे थे, एकदम जस्ट रोड के साइड में थ्रेसर चल रहा था, जिसकी सारी धूल उसी रोड पे आ रही थी। हमें उस जहाँ थ्रेसर से धूल निकल के रोड पे आ रही थी, उसके उस पार दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसके कारण हम दोनों लोग उसी धूल में गिर गए। हमने उसी दिन सोचा इसके लिए ज़रूर कुछ करूँगी। फिर उसे मतलब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, जिससे हम लोगों को चोट भी लग सकती थी। फिर उसी दिन मैंने सोचा, फिर जाकर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, "सर, इसके लिए हम क्या करें, जो इस धूल को रोक सकते हैं?" सर हमारे हँसने लगे, बोले कि, "बेटा, ये अभी कम उम्र में क्या दिमाग लगा रही हो?" फिर हम उदास हो गए, वापस से मतलब क्लास को चले गए, पढ़ते रहे। लेकिन इसी के बारे में हम सोचते रहे, कई दिन तक सोचा। फिर हमारे दिमाग में आया कि जैसे हम एक बड़ा-सा झोला इसके आगे लगा दें, हो सकता है धूल रुक जाए। लेकिन सर ने बोला, "बेटा, तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहाँ है, जो तुम इसके सामने लगाओगे?" फिर भी हम निराश हो गए, फिर लेकिन इसका पीछा मैंने छोड़ा नहीं, सोचते रहे कई दिन तक। लेकिन जब मैंने माँ को एक दिन चलनी से गेहूँ का आटा चालते हुए देखा, तो हमारी समझ में आया, क्योंकि जितना महीन था वो नीचे गिरा जा रहा, तो जितना बड़ा था वो चलनी में ऊपर था। तो हमारी समझ में आया कि जैसे घर-वर बनते तो जिससे मौरंग चाली जाती है, वो चलना लेकर गए हम घर से स्कूल। तो 2-4 बच्चे स्कूल को लेकर गए और अपने गाइड टीचर राजीव श्रीवास्तव को लेकर गए। दोनों साइड में डंडा बाँधा और उसी थ्रेसर के आगे 2 बच्चे इधर पकड़ लिए, 2 इधर, और भूसे को हम आगे की ओर खींचते रहे। लेकिन मैंने भूसे से तो धूल को अलग कर लिया, लेकिन जो धूल थी हमारे वातावरण को और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती थी, हमें ही नहीं, जिनके पास खेत भी नहीं है, जो लोग रास्ते से आते-जाते हैं और जो लोग बूढ़े हैं, उनके खाँसी आने लगती है, साँस लेने में दिक्कत, दमा बीमारी से कई बीमारियाँ बन जाती हैं। तब मैंने चलने से वो भूसे से तो धूल को अलग कर लिया, लेकिन जो धूल थी उसके लिए नहीं समझ में आ रहा था उसके लिए क्या करें? तो पास के खेत में भरा हुआ था पानी, जो धूल कम मात्रा में जाती थी उसी पानी में चिपक रही थी, तो हमारी समझ में आया कि इसके नीचे हम एक टैंक रख देंगे। ये टैंक रखने से सारी धूल उसी टैंक में आएगी, जो कपड़े की सहायता से हम चक्की से आटा बाहर निकालते हैं, उसी सहायता से हम उस धूल को बाहर निकाल सकते हैं बोरी में।
इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हम किसान इस धूल को बेच के पैसे कमा सकते हैं। आग के गोले बनते हैं, प्लाई बोर्ड बनते हैं और खेत के खाद बनाने में उसमें प्रयोग ले सकते हैं। और इसमें का जो भूसा हमारा रहेगा, भूसे का थ्रेसर से निकला, वो जो भी जीव जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है। हुँ। तो ये शानदार आइडिया आपको आया, आपने कोई समस्या फेस की, आप एक बार रोड पे गिर गईं, फिर आप लगी रहीं और ये चीज़ आपने करके दिखाई, है ना? तो ये जो मॉडल आपने तैयार किया है, इसमें किस तरह की सहायता आपको मिली है? आपने कितनी डिफ़िकल्टीज़, कितनी समस्याएँ फेस करी हैं? और कितना हतोत्साहित किया गया या कितना प्रोत्साहन मिला तब जाकर के ये निकल के आया? सर, इसमें इंस्पायर अवार्ड में ये फॉर्म जब भरा जाता है तो पूरे विश्व से 48 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो जिन बच्चों का मॉडल सिलेक्ट होता है उसके खाते में 10,000 रुपये आता है। तो सर, हमारा मॉडल सिलेक्ट हुआ तो हमारे खाते में 10,000 रुपये आया था। तो हमारे राजीव श्रीवास्तव सर ने बोला कि बेटा इसमें से जाके 9,500 निकलवा लाइए और 500 खाते में पड़े रहने दीजिए। इसमें से आज से जितना लगेगा वो पैसा हमारा रहेगा और जितना इसमें मॉडल बनाने में 9,500 से बचेगा वो सारा पैसा हमारा रहेगा। हमको वापस कर दें। सर, उसी दिन से जितना पैसा आज तक लगते गया, दिल्ली गए हैं, 4-5 बार दिल्ली मॉडल लेके गए, लखनऊ गए, बाराबंकी कई बार लेकर गए हैं। लेकिन इसका पैसा हम लोगों को मिला नहीं, जो हमारे राजीव श्रीवास्तव सर हैं, वही पैसा किराया देते रहते थे। इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता में पूजा ने भाग लिया था, जहाँ पे उन्होंने ये मॉडल पेश किया था, जिस मॉडल में आप जो हैं कि इस प्रतियोगिता में पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे आई थी। 1 पे हैं, हाँ। और फिर आपने पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को आपने रिप्रेज़ेंट किया था, यस। है ना? हाँ। तो और इसमें आप बार-बार अपने टीचर का, अपने गुरु का नाम ले रही हैं, राजीव श्रीवास्तव जी। तो राजीव श्रीवास्तव सर जो हैं, उन्होंने आपकी शुरू से लेकर अंत तक आपकी मॉडल बनाने में और फिर फाइनेंसेस यानी पैसों का जो हिसाब-किताब था, उसमें भी उन्होंने पूरी आपकी जी, मदद हाँ। की है क्योंकि ना? सर, ये हमें पता तो था नहीं कि कैसे बनाएँगे, हम लोग कागज़ का बना रहे थे, उससे नहीं बन पाया। फिर लकड़ी का बना रहे थे, फिर उससे भी नहीं बना क्योंकि उसमें जाली, पंखा सब लगाना था। फिर हम और हमारे राजीव श्रीवास्तव सर और पापा को लेकर जो कबाड़ वाली टीन होती, उनके यहाँ गए, तो उनके यहाँ लेकर आए, फिर जो वेल्डिंग करते हैं, उसमें कम से कम उसे पचासों बार खुलवाया कि नहीं ऐसे वेल्डिंग करो, ऐसे करो, क्योंकि पता तो था ना कि हम कैसे ये बनाएँगे। तो उसे पचासों बार बनाकर, खुलवाकर फिर उसे 3 महीने में मैंने ये मॉडल बनाकर तैयार किया। जब बनाना होता था, कोई दिक्कत होती तो हमारे सर हमको यहाँ घर लेने आते थे, फिर बाराबंकी जाते थे कि आज यहाँ पर वेल्डिंग करवाना, फिर उसे खुलवाते, फिर दोबारा करवाते हैं। हुँ, मतलब कई हिट्स एंड ट्रायल्स लगे हैं, हाँ। कई बार फेल हुए आप और ये पूरी प्रक्रिया में, ये पूरा मॉडल तैयार होने में कितना समय लगा? सर, ये 3 महीने लगा है। 3 महीने आपने मतलब बड़ी मशक्कत की है उसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जापान जाने का कहाँ से सीन आ गया? सर, ये 2023 में आया था इसका मतलब रिज़ल्ट कि तुमको लोगों को जितने मॉडल इसमें सिलेक्ट हुए हैं, 60 बच्चे इंडिया से हुए थे कि तुम लोगों को जापान जाना है। लेकिन उस बार कुछ हो गया था तब नहीं भेज पाए। अब इस बार में 2025 में हमें 14 जून को जापान को भेजे थे और 21 तारीख ओ 22 को घर वापस आ गए हम जापान से। अच्छा, तो पूरी जापान की यात्रा क्या रही? वहाँ आपने क्या देखा, क्या सीखा? आपके साथ कौन-कौन लोग गए थे? ये पूरा विवरण दें आप एक बार। सर, वहाँ पर दिल्ली से 2 मैम गई थी और 1 टीचर गए थे। और वहाँ पर जैसे वहाँ के मॉल हैं, यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्कूल हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री लैब में लेकर गए थे और जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उनसे मिलवाया गया था हमसे और मैथ के जादूगर से मिलवाया गया। सिर्फ़ वहाँ पर मतलब घुमाने का टूर था, वहाँ घुमाने लेकर गए थे। बाकी ना वो लोग हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, ना हम लोगों उनको कुछ अपने बारे में या अपने इंडिया के बारे में वहाँ पर कुछ ना पूछे, ना हम लोग बताए थे। बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप का कुछ था। आप वहाँ के बच्चों के बारे में कुछ यूनिक बातें बता रही थी, जब अभी अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, वो बताएँ दर्शकों को आप। सिर्फ़ वहाँ पर मतलब जो बच्चे छोटे थे केजी नर्सरी से मतलब 1 साल के हो जाते हैं कि ये जानते हैं ये मेरा स्कूल है। तो वहाँ से छोटे से लेकर वो जो जितना बड़े होते हैं वो उतना ही काम करते रहते हैं। वहाँ पर अब वो जापान में साफ़-सफ़ाई ज़्यादा है क्योंकि छोटे बच्चे ही स्कूल जाते हैं तो जहाँ सीट पे बैठते हैं वो अपना सीट खुद साफ़ करते हैं, लैट्रिन बाथरूम जाते हैं वो सब अपना हाथ से सब साफ़-सूफ़ करते हैं। हुँ, मतलब आत्मनिर्भरता बच्चों को बचपन से ही सिखाई सिखाया जाती जाता है। है, हाँ। आप यहाँ से जापान तक की जो आपकी यात्रा रही, डलईपुरवा गाँव से शायद ही आपके गाँव से कोई होगा जो बाहर दूर देश तक गया हो, विदेश गया हो और इतना अच्छा कर पाया हो, अपना नाम, अपनी ख्याति कमाई हो। तो इस पूरी चीज़ को आप कैसे देखती हैं? सर मतलब कि सर हमारे गाँव से यहाँ से तो कोई वैसे विदेश गया नहीं है हुँ, क्योंकि पहली लड़की हम ही हैं जो विदेश तक गई हैं। हुँ। हुँ। अभी आप 12वीं में हैं। यस। ये मॉडल आपने तब बनाया था जब आप 8वीं में थीं। हाँ, कक्षा 8 में पढ़ते थे तब।
अच्छा। 2021-22 में बनाया था ये मॉडल मैंने। हुँ। तो ये मॉडल अभी तक आपके साथ चला आ रहा है और एक चीज़ और मैंने देखी थी कि अभी ये भारत सरकार जो है ये मॉडल पेटेंट करा रही है। हाँ, सर ये दिल्ली में पेटेंट करवा रही है, ये 5 बार जैसे कि कोई चीज़ पेटेंट करो तो जाँच करने के लिए 3 बार या 5 बार आते हैं, उसी तरह से कि ये हमारा 2 बार बन के तैयार हो गया है, तीसरी बार बन रहा है और 2 बार और बनेगा, फिर हमारा ये पेटेंट होकर पूरा तैयार हो जाएगा बनकर। ठीक है पूजा। तो आप अपने मम्मी-पापा के बारे में थोड़ा बताएँ और बताएँ कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? आप अपने बहनों के बारे में बताएँ, अपने भाइयों के बारे में बताएँ, पढ़ाई-लिखाई का कैसा हो पाता है? वो सब कुछ एक बार दर्शकों को ज़रूर बताएँ। सर हमारे 2 भाई हैं और 3 बहन हैं। बड़ी वाली दीदी का नाम है रुचि और मेरा नाम पूजा है और हमसे जो छोटी है, उनका नाम प्रियांशी है। और जो हमारे 2 भाई हैं, बड़े वाले का पुष्पेंद्र नाम, छोटे वाले का देवेंद्र। और सर हमारे मम्मी-पापा गरीब हैं, पापा मज़दूरी करते, मम्मी प्राथमिक विद्यालय अघेरा में खाना बनाती। सर हर एक परिस्थितियों को झेलकर हमारे मम्मी-पापा यही कहेंगे कि बेटा पढ़ लो, जो तुम पढ़ोगे नहीं, आज ही हम मजबूरी झेल रहे हैं, तुम लोगों को आगे ना झेलना पड़े। हम लोग सिर्फ 2 दिन खाना नहीं खाते, 3 दिन खाना नहीं खाते हैं। लेकिन पढ़ाई के ऊपर अपना पूरा मम्मी-पापा हमारे यही कहेंगे कि बेटा पढ़ लो बस। अच्छा मतलब इतनी परेशानी घर में आ जाती है जी, कि खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता यस है। सर, पढ़ाई को लेकर ये जो जिज्ञासा है कि खाना नहीं खाएँगे लेकिन पढ़ेंगे, यस सर। क्यों ऐसा क्यों? पढ़ाई से आप क्या देखती हैं आगे? अपने लिए क्या देखती हैं आप? सर क्योंकि हमें अभी तो हम लोग मतलब गरीब हैं, लेकिन हम कुछ अपना पैरों पे ऐसा करके खड़े होना चाहते हैं क्योंकि जो लोग कि सबको खुशी है, लेकिन हमारे मम्मी-पापा गरीब हैं। हम कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा ये छप्परनुमा घर है, कुछ ऐसा बन जाए जिससे हम लोग इस तरह की परिस्थितियों को झेल रहे हैं, ये आगे चलकर हमारे छोटे भाई हैं, बहन हैं, उन लोगों को झेलना ना पड़े। निश्चित तौर पर बिल्कुल आप जैसे आगे बढ़ रही हैं वो होना ही है। जब से ये मॉडल आया आपकी ज़िंदगी में, आपने इस पे काम करना शुरू करा, उसके बाद से आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव देखती हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा अभी आपके पिताजी भी कह रहे थे कि लोगों का निरंतर आना-जाना लगा रहता है, उससे पढ़ाई भी आपकी बाधित होती है। थोड़ी देर की आज की पढ़ाई हमने भी बाधित की इनकी। तो क्या ये 3-4 सालों में क्या चल रहा है आपके साथ? सर 3-4 साल से जैसे वहाँ जाना होता था हम लोग जब हाई स्कूल में थे तब भी हमें दिल्ली बोर्ड परीक्षा के 1 महीने पहले हमें बुलाया गया दिल्ली में मॉडल लेकर। तब गए तो इसकी वज़ह से हमारी पढ़ाई में मतलब हाई स्कूल में बाधा पड़ी थी तब भी 56% मैं मार्क्स लेके आई थी। हुँ। अब इस बार इंटर है, कोशिश कर रहे हैं फिर भी सर कि अपना मतलब जितना सोच रहे हैं उतना ही लेकर ज़रूर आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल आप लेकर आइए। आपके मम्मी-पापा यहाँ पे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको बुलाएँ, हम इनसे भी 2-4 सवाल करें, बातें करें। बिल्कुल आइए आप। मम्मी आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। पापा आ जाओ। तो इनके माता-पिता जी से भी हमने बात करी है और उनका भी यही कहना है। आ जाइए सर, कि बच्चों को हम पढ़ाई-लिखाई पे बिल्कुल ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों ये बताएँ कि बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है कि अभी 12वीं में है वो और उसे बाहर जाने का मौका मिला। 3-4 बार जो है वो दिल्ली गई है। जी20 में भी उसने अपनी प्रस्तुति दी है, जो कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है जहाँ कई देशों से लोग आते हैं। इस पर आप क्या महसूस करती हैं? बहुत सर खुशी हैं, बहुत ज़्यादा। और हम गरीब थे, हम ये नहीं सोचते थे कि हमारी बिटिया 12 अंक की जाएगी। हुँ। ना कोई साधन, ना कोई व्यवस्था। आप ये स्थिति हमारी देखते हैं आप लोग, हम कैसे अभी बिटिया को आगे बढ़ा पाते हैं। लेकिन श्रीवास्तव राजीव सर की मदद से हम लोग इस स्थिति पे आ गए हैं। प्रोजेक्ट बन भी गया है, प्रोटोटाइप, तो उसको भी बना के हम डिस्प्ले उनको फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं और उसके लिए उनके साथ एक मार्गदर्शक टीचर लगता है और पूजा के साथ मैं गाइड टीचर के रूप में जुड़ा और मुझे खुशी है कि मैं गाइड टीचर के रूप में रहा और उसके इतनी दूर तक मैं ले जा पाया। तो जब ये मॉडल लेकर आई थी, इसने बोला कि ये मेरा आइडिया है, ऐसा कुछ-कुछ करना चाहती हूँ। आपको यकीन हुआ था कि हाँ, ये करने लायक चीज़ है या फालतू का टाइम वेस्ट कर रही है या कुछ इससे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा? कैसे आप मान गए? नहीं, वो सही है। आप हम ये भी सोच रहे थे कि ये कैसे क्या करेगी, ये ऐसे बना करके मतलब ये धूल को रोक सकती है। तो ये एक दिन मुझसे कह रही थी कि पापा थ्रेसर चल रहा था जो है, रोड पे वो गर्दा उड़ रहा था, हुँ, तो हम 2 लोग जा रहे थे, तो रोड पर गिर पड़े। हुँ, आँखी में जो है गर्दा पड़ गया, हम वहीं गिर पड़े। हुँ, हुँ, तो इन्होंने कहा कि पापा हम इसको गर्दा को रोकेंगे। तो हम हुँ, कहें कैसे रोकोगे भई? हुँ, इतनी अपने पास व्यवस्था नहीं है, हुँ, हुँ, तो हम इसको कैसे रोकेंगे? तो ये नहीं मानी। ये मानी भी नहीं, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सोचती भी रही।
एक दिन इसके अचानक में माँ को अपने आटा चालते हुए देखा छलनी से। तो जो महीन आटा था वो गिर जाता था नीचे, बड़ा वाला ऊपर रुक जाता था। तो उस दिन ये सोच रही थी कि फिर ये गए टीचर से अपने मतलब सलाह लिया कि गुरुजी हम इसको अगर इसके आगे एक चलना लगा दें तो गर्दा बाहर हो जाएगा और जो मतलब वो बड़ा वाला है वो रुक जाएगा। तो इन्होंने मास्टर से कहा नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे रुक जाएगा, जो जाली है कहाँ उसमें ऐसे रुक जाएगा। तो उन्होंने ने फिर सोचा जब ये भी दिमाग लगाए वो भी दिमाग लगाई, तो फिर इन्होंने घर पे अपना जो टेक्नोलॉजी है ये इन्होंने जारी कर दी। पहले तख्ती का बनाया, हम फिर कह रहे थे ये ऐसे नहीं रुकेगा, भूसा बहुत बड़ा चीज़ है, इसको नहीं में हवा की ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ये नहीं रुकेगा, फट जाएगा, टूट जाएगा। कहे नहीं पापा रुकेगा, जब हम इसको तख्ती को बनाएंगे, जब तख्ती को कंप्लीट कर लेंगे तो हम उसके बाद लोहे का बनाएंगे। जब लोहे का बनाएंगे, बिल्डिंग करवाएंगे, इसको सब पूरा पर्याप्त कराएंगे तब रुकेगा ये। तब बहुत अच्छी बात है बेटा, कार्य करते रहना, जो हमारा सहयोग है हम देते रहेंगे और हम मेहनत मजदूरी से हम तुमको आपको पढ़ाएंगे, खर्चा भी देते रहेंगे। बस मेरा इतना ही उद्देश्य था, बेटी मेरी आगे को बढ़ती रहे। हाँ, हम साथ हमारा पूरा है। बात जुनून की है, बात जज्बे की है। बात यह है कि जब छोटा बच्चा आपके पास आता है कुछ करने को, कुछ ले करके, तो हम ऐसे ही मजाक में बातें उड़ा देते हैं। हम भी आज भी अपने यारों दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हम हवा हवाई बातें ही करते हैं। बात विश्वास करने की है। पूजा के साथ यदि पूजा के पिताजी, पूजा की माताजी, पूजा के शिक्षक अगर नहीं खड़े होते तो आज पूजा इस इनोवेशन के साथ नहीं आती। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पूजा ने भारत को रिप्रेजेंट किया, पूजा ने उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया, पूजा कितने एग्जीबिशंस में गई। महत्वपूर्ण ये है कि जो पूजा ने किया है उससे आम आदमी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि आम किसान जो फेफड़ों की समस्या से परेशान होता है, घर की औरतें जो इन समस्याओं को झेलती हैं, उनके जीवन में बदलाव आएगा पूजा के इस इनोवेशन से। और उसको सार्थक बनाया है पूजा की पूरी टीम ने, और वो पूजा की टीम है पूजा का परिवार, पूजा के शिक्षक, पूजा का विद्यालय। ऐसे लोगों की देश को ज़रूरत है। एक्स पर ग्रॉक से मैंने पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने लंबी चौड़ी पूरा लेख लिख कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रतिभा संसाधन की मोहताज नहीं होती। मैं ये नहीं मानता हूँ। प्रतिभा है अगर तो संसाधन प्रतिभा को ही समर्पित होने चाहिए, वरना वो संसाधन व्यर्थ जा रहे हैं और जो प्रतिभावान लोग हैं वो पीछे छूटते चले जाते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों को सामने लाएं, ऐसे लोगों को प्रेरणा स्रोत बनाएं और ऐसे लोग सोसाइटी में नाम आगे कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वधर्म मैं वात्सल्य। फिर मिलेंगे।